विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग तृतीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका टाइटल है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अनुपयुक्त जैविक खेती मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार। उसका प्रयोग क्रमांक 3 यानी प्रैक्टिकल नंबर 3 आपको जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका ऑब्जेक्ट जो कि आपको आपकी प्रैक्टिकल डायरी में नोट डाउन करना होगा। स्थानीय जैव उर्वरक जैव पीड़कनाशक इकाई का भ्रमण करके जानकारी एकत्रित करना। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय द फील्ड विजिट ऑफ द लोकल बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड यूनिट। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो फसलों के उत्पादन में रसायनों का उपयोग कम करने को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक रासायनिक उर्वरक के विकल्प माने जाते हैं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये भी अनुकूल होते हैं। अधिकांश जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों की तरह एवं कुछ मामलों में फसल के विकास एवं इन्हें कीटों, बीमारियों और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में अधिक असरदार होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मूलभूत संसाधनों जैसे मृदा एवं जल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जिन क्षेत्रों में आधुनिक पद्धति से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती-बाड़ी अधिक होती है, उन इलाकों में कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और अन्य संश्लेषित तत्वों के बेतहाश इस्तेमाल से मृदा एवं जल संसाधनों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसका एक और नुकसान यह भी है कि कीट और रोगाणु रासायनिक उर्वरकों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते जा रहे हैं। कीटों एवं फसलों में होने वाली बीमारियों के नए स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं इसके आगे कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग। इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वास्तव में जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण होते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों के निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धुलीय पदार्थ जैसे चारकोल, लिग्नाइट आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किया जाता है। यह प्रायः कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्या उत्पाद है? एक बायो फर्टिलाइजर या एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इनका उपयोग विभिन्न फसलों में एवं स्फूर की आंशिक पूर्ति हेतु किया जाता है। इसके उपयोग में भूमि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैविक खेती में जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवाणु खाद का प्रभाव धीरे धीरे होता है। हमारे खेतों की 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2-3 अरब सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः बैक्टीरिया, फफूंद, कवक, प्रोटोजोआ आदि होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने व फसल उत्पादन में वृद्धि में अनेक कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं जीवाणु खाद या जैव उर्वरक निम्न प्रकार से के उपलब्ध हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरियल कंपोज्ड और बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल। कौन कौन से होते विद्यार्थियों? यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। राइजोबियम कल्चर, एजोबैक्टर कल्चर, एजोस्पिरिलियम कल्चर, नीलहरी शैवाल, फॉस्फेटिक कल्चर, एजोला फर्न, माइकोराइजा और टाइकोडर्मा। बात करते हैं वन बाय वन, इन सबको डिस्कस करते हैं हम लोग। राइजोबियम कल्चर ये एक नम चारकोल एवं जीवाणु का मिश्रण है। इसके प्रत्येक 1 ग्राम भाग में 100 करोड़ से अधिक राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये खाद केवल दलहनी फसलों में ही उपयोग किया जा सकता है तथा ये फसल विशिष्ट होती है, अर्थात अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार के राइजोबियम जीवाणु खाद का प्रयोग होता है। राइजोबियम जीवाणु खाद से बीज उपचार करने पर ये जीवाणु खाद से बीज पर चिपक जाते हैं। बीज अंकुरण पर ये जीवाणु जड़ की मूल रोम द्वारा पौधे की जड़ों में प्रवेश कर जड़ों पर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ये ग्रंथियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण इकाई हैं तथा पौधों की बढ़वार इनकी संख्या पर निर्भर करती है। पौधों की जड़ों में अधिक ग्रंथियां के होने पर पैदावार भी अधिक होती है। फसल विशिष्ट पर उपयोग की जाने वाले राइजोबियम खाद यानी अलग अलग फसलों के लिए राइजोबियम जीवाणु खाद के अलग अलग पैकेट्स उपलब्ध होते हैं तथा निम्न फसलों के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहला है पल्सेस क्रॉप यानी दलहनी फसलें, जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, मसूर इत्यादि के लिए। तिलहनी फसलें मूंगफली, सोयाबीन और अन्य फसलें रिचका, बरसीम, ग्वार आदि। एजोबैक्टर एजोस्पाइरियम्स जीवाणु खाद के लाभ। फसलों की 10 से 20% तक पैदावार में वृद्धि होती है तथा फलों एवं दानों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसके प्रयोग करने से 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन की बचत की जा सकती है।
एजोबैक्टर खाद कुछ वृद्धि कारक हार्मोन्स तथा विटामिन जैसे बी का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पौधे के विकास में सहायता मिलती है। इसके उपयोग करने से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है तथा जड़ों के विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। फसल भूमि से फास्फोरस का अधिक उपयोग कर लेते हैं, जिससे कल्ले अधिक बनते हैं। इन जैव उर्वरकों के जीवाणु एंटीबायोटिक पदार्थों का भी निर्माण करती हैं, जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा फसल की बीमारियों से बचाव होता है। ऐसे जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से जड़ों एवं तनों का अधिक विकास होता है, जिससे पौधे में तेज हवा, अधिक वर्षा एवं सूखे की स्थिति में सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे आती है ब्लू ग्रीन एल्गा फर्टिलाइजर, जैव नील हरित शैवाल खाद। एक कोशिकीय सूक्ष्म नील हरित शैवाल नम मिट्टी तथा स्थिर पानी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। धान की खेती का वातावरण नील हरित शैवाल के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक ताप, प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों की मात्रा धान के खेत में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेटिक कल्चर। फॉस्फेटिक जीवाणु खाद भी स्वतंत्र जीवाणुओं का एक नम चूर्ण रूप में उत्पाद है। नत्रजन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व फास्फोरस होता है, जिसे पौधे सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं। फॉस्फेटिक उर्वरक का लगभग 1/3 भाग पौधे अपना उपयोग में ला पाते हैं। शेष अघुलनशील अस्वस्थ में ही पड़ रह जाता है, जिससे पौधे स्वयं घुलनशील नहीं बना पाते हैं। जब हम यह जीवाणु खाद युक्त खाद प्रयोग करते हैं तो मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को जीवाणु द्वारा घुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है तथा इसका प्रयोग सभी फसलों के लिए किया जा सकता है। साधारणतः आवश्यक नहीं है कि मृदा में उपस्थित जीवाणु सक्षम एवं असरकारक हो, अतः कल्चर के माध्यम से किसानों को असरकारक जैविक पदार्थ या जीवाणु उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है एजोला फर्न। एजोला फर्न ये ठंडे मौसम में स्थिर पानी के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं, जो दूर से देखने में हरे या लाल रंग के चटाई नुमा दिखाई देते हैं। इनकी पत्तियां बहुत छोटी तथा मोटी होती हैं। इन पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, जो सजीवी साइनोबैक्टीरियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। यह जलमग्न धान की खेती में बुआई के 1 सप्ताह बाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उगाए जा सकते हैं, जो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रतिदिन की दर से स्थिर कर सकता है। इसका प्रयोग कंपोस्ट बनाने में अथवा 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरी खाद के रूप में भूमि में मिलाकर किया जा सकता है। इसके प्रयोग से धान में खरपतवार कम पनपते हैं तथा नत्रजन का प्रयोग से 40 से 80 किलोग्राम तक बचत की जा सकती है। नेक्स्ट आता माइकोराइजा। इसमें फफूंद का पौधे की जड़ों में सजीवन होता है, जिसमें फफूंद अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और पौधों को इन तत्वों को तुरंत उपलब्ध कराती है। कवक इसे बदलकर भोजन पौधों से लेते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। जैव उर्वरक प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखना चाहिए? तो जीवाणु खाद को धूप व गर्मी से दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जीवाणु खाद या इससे उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ ना मिलाएं। राइजोबियम जीवाणु फसल विशिष्ट होता है, अतः पैकेट पर अंकित फसल में ही उनका उपयोग करें। यदि बीज पर फफूंदनाशी वेविस्टिन का प्रयोग करना हो तो बीजों से पहले फफूंदनाशी और उपचारित करें और फिर जीवाणु खाद की 2 गुनी मात्रा में उपचारित करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही कर लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों, तो था बायो फर्टिलाइजर एंड जैव उर्वरकों के बारे में डिटेल्स। अब हम चलते जैव कीटनाशक के बारे में। ये जो प्रैक्टिकल क्रमांक 3 है, ये इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा पेज में लिखने को मिलेगा आपको ये। अब आगे चलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में। जैव कीटनाशक क्या होते हैं? तो शब्द जैव कीटनाशक उन यौगिकों को संदर्भित करता है जो सामान्य रासायनिक कीटनाशकों के विपरीत विशेष जैविक प्रभावों के माध्यम से कृषि कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कीटों के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले जैव कीटनाशकों का तात्पर्य उन उत्पादों से है जिनमें जैव नियंत्रण एजेंट, प्राकृतिक संस्था या प्राकृतिक सामग्री जैसे जानवर, पौधे, बैक्टीरिया या विशिष्ट खनिज में उत्पादित रसायन होते हैं। इन एजेंटों में उनके जीन या मेटाबोलाइट्स को भी शामिल किया जाता है। बात करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। एक टिकाऊ कृषि प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करने वाले अधिकांश किसान जानते हैं कि रासायनिक शेड अवांछित कीटों के खिलाफ उनकी रक्षा की पहली पंक्ति नहीं है। जब कीटों का संक्रमण बहुत गंभीर हो जाता है और रासायनिक अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है,
तो नरम जैव कीटनाशक या पारंपरिक सिंथेटिक उपचार किसान के लिए दो विकल्प होते हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM कार्यक्रम कीटों की आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए सांस्कृतिक उपायों, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण को जोड़ता है। जैव कीटनाशक अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और लाभकारी कीड़ों सहित मिट्टी, जल आपूर्ति या वन्य जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो उन्हें एक स्थायी कृषि प्रणाली में पेश करने के मुख्य लाभों में से एक है। जैव कीटनाशकों का उपयोग आमतौर पर प्रतिस्थापन के बजाय पारंपरिक उत्पादों के साथ साथ बारी बारी से किया जाता है, जिसके उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक रसायनों की मात्रा कम हो जाती है। समय के साथ कीड़े और बीमारियां सिंथेटिक रसायनों के प्रति लचीलेपन विकसित कर लेते हैं। सिंथेटिक रसायन को जैव कीटनाशकों के साथ वैकल्पिक करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। बैक्टीरिया वाले कुछ एन्क्यूलेट किण्वन विधि का उपयोग करके बनाए जाते हैं। रोपण से पहले इन एन्क्यूलेट्स को बीजों का छिड़काव किया जाता है और उनमें से कुछ को पौधों में छोड़ दिया जाता है। जैविक खेती में विभिन्न कीड़ों, खरपतवारों और नेमाटोडा को नियंत्रित करने के लिए एजोबैक्टर और सिंथेटिक नाइट्रोजनस में घोल का प्रयोग किया जाता है। जैव कीटनाशकों का उपयोग फ्लोरोएसिटोमाइट और अन्य रसायनों को मिट्टी को प्रदूषित करने से बचाता है। इसके अतिरिक्त उनके मानव और पशु दोनों की त्वचा को प्रभावित करने की संभावनाएं कम होती हैं। जैव प्रौद्योगिकी बैक्टीरिया और ऊतक कवक विषाक्त पदार्थों को सीधे शामिल करने में सक्षम बनाते हैं, जो पौधों में संक्रमण और कीटों को मार सकते हैं। बैक्टीरिया के समान कुछ कवक और वायरस प्रजातियों के कीटनाशक गुण होते हैं। किण्वन के दौरान स्पिनोसेड्स नामक जीव कीटनाशक का उत्पादन होता है। जैव कीटनाशकों का उपयोग से संभावित लाभों के बावजूद उनका उपयोग निम्नलिखित कारकों की अपेक्षा के अनुरूप लोकप्रिय नहीं रहा है। नए जैविक एजेंटों के निर्माण, परीक्षण और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने से जुड़े खर्च कीटनाशक निर्माण के उच्च लागत में योगदान करते हैं। आर्द्रता, तापमान, मिट्टी की स्थिति आदि में क्षेत्रीय और जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में प्रभावशीलता सीमित होती है। तीसरा पॉइंट है, किसान अपनी उच्च विशिष्टता के कारण जैव कीटनाशकों के बारे में झिझकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल विशिष्ट रोग जनकों और कीटों के खिलाफ काम करते हैं। चौथा पॉइंट, खेत में विभिन्न प्रकार के कीड़ों और कीटों से प्रबंधन के लिए जैव कीटनाशकों में कई जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है। इन उपचारों का उपयोग करना कठिन, महंगा और असुविधाजनक होता है और ये कई कीटों और रोग जनकों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। चूँकि जैव कीटनाशक तापमान और आर्द्रता को परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। बात करते जैव कीटनाशकों का वर्गीकरण। जैव कीटनाशकों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जैव रासायनिक कीटनाशक। जैव रासायनिक कीटनाशक कहे जाने वाले प्राकृतिक रसायन कीटों के प्रबंधन के लिए गैर विषैले तरीके का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक कीटनाशकों में अक्सर सिंथेटिक यौगिक होते हैं, जो कीटों को सीधे मार देते हैं या फिर निष्क्रिय कर देते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कीटनाशक। एक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ माइक्रोबियल कीटनाशकों के सक्रिय घटक के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि माइक्रोबियल कीटनाशकों में प्रत्येक सक्रिय घटक अपने इच्छित कीटों के लिए विशिष्ट होते हैं, वे भी कई कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक विशिष्ट कीटों को मारते हैं, जबकि अन्य विशिष्ट खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। प्लांट इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स यानी PIP। पौधों में शामिल आनुवांशिक सामग्री के प्लांट इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स PIP नामक कीटनाशक बनाने के लिए पौधों में हेर फेर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शोधकर्ता पौधों की आनुवांशिक संरचना में BT कीटनाशक प्रोटीन के जीन में सम्मिलित कर सकते हैं। पौधा BT बैक्टीरिया के बजाय कीटनाशक घटक पैदा करते हैं। बात करते जैव कीटनाशकों के उपयोग के लाभ। पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में जैव कीटनाशकों का आमतौर पर कम आंतरिक विषाक्त होते हैं। व्यापक स्पेक्ट्रम पारंपरिक कीटनाशकों के विपरीत जो पक्षियों, कीड़ों और स्तनधारियों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों को प्रभावित कर सकते हैं। जैव कीटनाशक अक्सर केवल लक्ष्य कीट और निकट से संबंधित जीवों को प्रभावित करते हैं। जैव कीटनाशक मुख्य रूप से न्यूनतम खुराक में काम करते हैं और अक्सर तेजी से नष्ट हो जाते हैं, जिसमें जोखिम का स्तर कम होता है और मुख्य रूप से रासायनिक कीटनाशकों के कारण होने वाले प्रदूषण के मुद्दों से बचा जा सकता है।
एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम में एक भाग के रूप में उपयोग किए जाने वाले जैव कीटनाशक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और फसल के उत्कृष्ट पैदावार को बनाए रखते हैं। हालांकि उपयोगकर्ताओं को कीटों के प्रबंधन के बारे में अत्यधिक जानकारी होना चाहिए और जैव कीटनाशक की कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सभी लेबल और निर्देशों का सही पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए बायोपेस्टिसाइड का एक प्रसिद्ध उदाहरण है बैक्टीरियोबैसिलस थुरिंग एनिसस है, जो लेपिडोप्टेरा, कोलेप्टोट्रा और डेप्टेरा को संक्रमित कर सकते हैं। बी थुरिंगोएंथिस बीटी एक्टैक्सिन को आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से सीधे पौधे में एकीकृत किया जा सकता है। इसके उत्पादों का दावा है कि यह सिंथेटिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और अन्य जैविक चीज़ों पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह संदिग्ध है कि यह क्या बीटी विष का उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले एक अन्य कीटनाशक पायरेथ्रिन भी है। कई अन्य प्रकार के जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक भी होते हैं, जैसे गाय का मूत्र, किड़वित दही का पानी, नीम गौमूत्र अर्क, मिश्रित पत्तियों का अर्क, मिर्च और लहसुन का अर्क। तो विद्यार्थियों, ये था आपका प्रयोग क्रमांक 3। थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा थी, पर हम भी क्या करें, इसमें 2 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।